नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का ज्ञानपुरम क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, आप लोगों की मांग आ रही थी बराबर कि पिट के लिए जो पीईटी यानी पीईटी का जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए रिवीजन के तौर पर भी और समग्र विषयों का संपूर्ण जो हिंदी का सिलेबस लगा उसके लिए खास अध्ययन के लिए भी वीडियो बनाया जाए। तो आप लोगों के रिक्वायर के अनुसार ये बात चल रही है। तो आइए देखा जाए जो सिलेबस लगा हुआ है हिंदी का। यहाँ देखा जाए, देखिए लिखा भी गया ओनली फॉर पेट। अच्छा ये बताइएगा, पेट का एग्जाम आप सभी लोग देने जा रहे हैं, ये देखिए केवल पेट के लिए है जो वीडियो यहाँ बनाए जाएंगे इस समय। यानी जो चल रहा है पेट का एग्जाम सामने है, उसको देख के उसको ध्यान में रखते हुए। तो पीईटी जो आप पेट कहते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है बताइएगा। उसके बाद चला जाए आगे, आप लोग भी बताइएगा सभी लोग। पेट का फुल फॉर्म क्या है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में भी नाम बताइएगा। पीईटी आपने कभी सोचा कि फॉर्म फिलअप कर दिया है? प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? प्रारंभिक पात्रता परीक्षा। एलिजिबिलिटी टेस्ट, एलिजिबिलिटी माने समझे पात्रता, टेस्ट माने परीक्षा, और इसका मतलब प्रिलिमिनरी का मतलब क्या हुआ? प्रारंभिक, यानी प्रारंभिक पात्रता परीक्षा। क्लियर बात है, अब कोई डाउट नहीं। आइए देखा जाए हिंदी में क्या सिलेबस है इसका। देखिएगा, सबसे पहले टॉपिक लगाई गई है संधि की। क्या पूरी संधि आपको तैयार है? नहीं है तो एक बार फिर से आप रिवीजन के तौर यानी इसको दोहराएं अच्छे से, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। अगला देखिए विलोम शब्द। अगर आपको लगता है कि आपको तैयार है फिर भी रिवीजन का समय मांगता है कि कहीं त्रुटि ना हो जाए, शब्द ऐसे आते हैं कि जो आप समझ नहीं पाते कभी कभी परीक्षाओं में, इसको भी क्योंकि स्कोरिंग पूरा करना है। यहाँ देखिएगा अगली टॉपिक है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। इसका मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो आप कहते हैं, मतलब अनेक शब्द रहेंगे उसके लिए एक शब्द। क्या जानते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका मतलब क्या होता है। अगला है लिंग। लिंग से क्या? जेंडर, ये भी अगली टॉपिक लगी है। अगला है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। अच्छा, कुछ लोगों के लिए नया शब्द दिख रहा होगा, यानी यहां तक तो ध्यान दिए हैं, ये भी ध्यान दिए होंगे अलग से। ये कुछ लोगों के लिए नया शब्द है, यानी नई टॉपिक है। तो श्रमश्रुति, और कहीं कहीं इसी को समश्रुति लिखा मिल जाता तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ श्रुत ऐसे लिख दिया, अगर श्रुति भी मिल जाए तो समश्रुत भिन्नार्थक, इसका मतलब क्या हुआ बताइएगा। सम माने बराबर, श्रुत माने सुनने में, सुनने में जो बराबर लगे, इक्वल लगे, यानी सुनने में जो समान लगे, फिर भी उनका अर्थ भिन्नार्थक, भिन्न अर्थ दें, यानी अलग अलग अर्थ दें। देखने में, सुनने में, मतलब देखने में तो अंतर थोड़ा बहुत रहेगा ही, सुनने में जो समान लगे, इक्वल लगे, लेकिन भिन्न अर्थ प्रदान करे, ऐसे शब्दों का भी अध्ययन आपको करना है इसमें। अगली टॉपिक लगी है मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक, आगे देखा जाए सामान्य अशुद्धियां। देखिए व्याकरण की जो सामान्य शुद्धियां होती हैं उसको भी आपको यहां बहुत अच्छे से समझना होगा बारीकी से। अब देखिए पूरे जो सिलेबस के अनुसार ही हम बात कर रहे हैं, लेखक और रचनाएं। तो लेखक और रचनाएं तो यहां दे दिया गया, ध्यान देना है। यहां लिखा गद्य और पद्य दोनों, तो गद्य के लिए तो लेखक हो जाएंगे, पद्य के लिए कवि हो जाएंगे। बात समझ गए होंगे, यानी इसमें आपके लिए साहित्य लगा दिया, समझिएगा। यानी जो महत्वपूर्ण आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल के हैं उसके लिए भी। अब हमने आपके लिए पेट को ध्यान में रखते हुए जो परीक्षा नजदीक है उसके ध्यान में देखकर एक दिन में एक टॉपिक पूरी समाप्त, इतना ध्यान दिया जाएगा। दूसरे वीडियो में दूसरी टॉपिक, तीसरे वीडियो में तीसरी टॉपिक, मतलब जितने हैं मिला जुला कर कोशिश यही होगी, जो कुछ लंबा दिखेगा उसमें एक आध वीडियो एक्स्ट्रा हो जाएगा, लेकिन इसी में समाप्त किया जाएगा। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताया जा रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं संधि के बारे में। संधि, ठीक। अब नॉर्मल देखा जाए संधि की। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आप चलिए संधि का संधि विच्छेद बताइए, संधि का संधि विच्छेद, चलिए फटाफट, और कहा जाए संधि किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे। तो देखिएगा संधि जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन? इन शब्द तो कहा जाएगा ना, ध्यान देना है। यानी भले वो शब्द का पूरी ध्येयता ना दे सके, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। ये देखिएगा, ये इनसे मिलकर बना है क्या? सम धन अंधी तो नहीं समझ रहे हैं, सम धन अंधी बराबर संधि, सम धन धी बराबर संधि तो नहीं समझ रहे ना। ये बनेगा सम धन धी, यही बनेगा सम धन धी बराबर संधि। तो ये समझिएगा यहां गौर से, एक कैसे संधि बना। अच्छा, इसमें पूछे कौन सी संधि है तो ये बताएंगे व्यंजन संधि। क्लियर। अगर अब आपसे प्रश्न कहा जाए कि संधि में कौन सी संधि है तो आप कहेंगे संधि में
व्यंजन संधि है। डन। और अगर कहा जाए संधि का संधि विच्छेद क्या होगा तो आप कहेंगे समधंधी, और कहा जाएगा समधंधी बराबर क्या हो जाएगा तो आप बताएंगे संधि। डन। यहीं से शुरुआत है पहली टॉपिक। तो चलेगा गौर से, तो इसको आप एक बार अच्छे से नोट कर लीजिएगा, जितनी बातें बताई जाए इसको नोट करते चलिएगा, किसी कोई दिक्कत ना हो। चलेगा, आप संधि की परिभाषा समझिएगा। संधि किसे कहते हैं? तो दो निकटवर्ती वर्णों के मिलने से जो विकार होता है या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। देखा जाए संधि के तीन भेद होते हैं, जबकि आप सभी लोग जानते होंगे। एक कौन सा? पाली संधि कौन सी है? संधि के तीन भेद, ध्यान देना है आपको। आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए संधि के कितने भेद होते हैं तो आप कितना बताएंगे? तीन। कौन कौन? नंबर एक, पाली संधि का क्या नाम है, यानी जो संधि का भेद मेन है, स्वर संधि। कौन सी? स्वर संधि। अगर आपसे कहा स्वर संधि का दूसरा नाम स्वर को क्या कहा जाता है, स्वर संधि का दूसरा नाम स्वर को क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे अच संधि। अच संधि सभी लोग जानते होंगे, अच संधि। और अगर दूसरी संधि कहा जाए तब कौन बताएंगे? दूसरी होगी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। और इसको कहा जाए व्यंजन संधि का दूसरा नाम तो आप क्या बताएंगे? हल संधि। देखिए हलंत लगाना ध्यान देना है, जरूरी है। हल संधि। अगर कहा जाए तीसरा कौन सा है, तीसरी संधि विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, यही आपको ध्यान देना है। स्वर संधि किसे कहते हैं अगर आपसे कहा जाए तो क्या बताएंगे? स्वर संधि किसे कहते हैं, यानी स्वर के साथ स्वर के मिलने से स्वर में हुए परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। ध्यान देना है आपको। स्वरों की संख्या कितनी है? 11, जानते होंगे सभी लोग। बताइए कौन कौन? यानी स्वर संधि का भेद अभी चल रहा है यहाँ, देखना। स्वर संधि के भेद में, यानी ये आप समझिएगा रोमन डिजिट में पहली संधि, यानी दीर्घ संधि। दीर्घ से क्या समझते हैं? देखिएगा, यही है दीर्घ संधि, यानी हर जगह दीर्घ हो रहा है। देखिए दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री। यानी जो स्वर संधि है इसका सूत्र है, कोई बताएगा? अकः सवर्णे दीर्घ। अकः सवर्णे दीर्घ, यही सूत्र है। अक के बाद अक आने पर उनका सवर्ण दीर्घ होता है। अब देखिएगा यहाँ, ये दीर्घ आ हुआ है, ये दीर्घ ई है, ये दीर्घ उ है और ये दीर्घ री है। यही है दीर्घ संधि। यानी कब वो दीर्घ बन जा रही है, यानी बड़ी होगी। और कौन कौन सा बड़ी हो रही है? तो यदि आ या आ के बाद आ या आ आए तो दोनों के स्थान पर आ, ई या ई के बाद ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर ई, उ या उ के बाद उ या उ आए तो दोनों के स्थान पर उ, री या री के बाद, यानी यहां भी आप लिख समझिएगा, री या री के बाद देखिए प्लस लगा, री या री आए तो दोनों के स्थान पर री। क्लियर? कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? चलिएगा, अब आप इतने को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तैयारी, दैत्यारी। अब यहां समझना आपको, कुछ लोग ट्रिक बताते हैं, यदि बीच में आधा अक्षर आ जाए समझिएगा यण संधि होती है। आप लोग सावधानी से रखिएगा। देखिएगा मैंने एक शब्द दिया है दैत्यारी, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना प्रत्येक शब्द आता है, प्रत्येक में कौन सी संधि है? देखिए यहां भी ता या है, यहां भी ता या है, बस आ और यहां ए है, अंतर इतना ही है। तो देखिए कई बार आपको सावधानी से संधि विच्छेद और संधि का नाम बताना होगा, नहीं तो फंस जाएंगे। अब अगर कोई कहेगा देखिए यहाँ आए है तो आप वृद्धि संधि भी समझ सकते हैं, तो ऐसी गलत हो जाएगी बातें। ये देखिए इसमें क्या है, ये बनेगा क्या? दैत्य धन अरि, और ये बनेगा प्रतिधन एक। अब गौर समझिएगा, यहां देखिएगा आ है इसमें और यहां दैत्य धन अरि। मतलब तात्पर्य यह है कि ये दैत्य, आप केवल बताने का मकसद इतना है इसमें कि अगर कोई आपसे ये ध्यान मिल जाए कि आधा आधा अक्षर देखकर आप ट्रिक मारेंगे और सोचेंगे यण संधि है इसको इसमें कर दें, तो आप ट्रिक को थोड़ा लगाते समय भी एक बार उसका संधि विच्छेद अवश्य कर लीजिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगी। तो ठीक है ना? तो चलिए आए ये और शब्दों को देखा जाए कि इसमें क्या शब्द और बन रहे हैं ना। जैसे भिक्षाटन आ रहा है तो इसे क्या आप विच्छेद किएंगे? ये बनेगा भिक्षा धन
अटन, आटन नहीं होगा। भिक्षा माने जानते होंगे भिक्ष होगा नहीं, और अटन माने भ्रमण करना। तो भिक्षा, इसको दो भागों में तोड़िए, कुछ अर्थ भी इसका निकले जो इससे संबंधित हो, यानी इसका जुड़ा हुआ अर्थ हो। तो भिक्षा माने भिक्षा, अटन माने भ्रमण करना, तो हो जाएगा भिक्षा अटन। क्लियर? इसका क्या बनाए होंगे बताने की कोई जरूरत नहीं। विद्या, विद्या तो होगा नहीं। धन, अर्थी, अर्थी माने क्या है? हाँ, टिकठी या जनाजे, जो समझ रहे हैं ना वो ये शब्द होता है। अगर पूछ ले अर्थी और अर्थी में क्या अंतर है, तो यही समझिएगा समश्रुत भिन्नार्थक। अर्थी और अर्थी देखिएगा, इसमें अर्थी माने टिकठी या जनाजा, और इस अर्थी माने क्या होगा? विद्या को मतलब चाहने वाला। अर्थी माने चाहेता, जैसे हम कहते विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी, यानी विद्या को चाहने वाला। यानी ये बनेगा विद्या प्लस अर्थी। तो इसमें आ और ए अ, दीर्घ और हर्ष मिलकर दीर्घ हो जाएंगे। यहाँ पर भी दीर्घ और हर्ष था। यहाँ देखिएगा श्वेताश्व, तो इसका क्या बनेगा? श्वेत, श्वेता मत कर दीजिएगा, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगा, श्वेता करेंगे। इसका हो जाएगा श्वेत धन अश्व। अश्व, अश्व माने जानते होंगे, तो देखिए छोटा यानी हरस्वा हरस्वा मिलकर यहाँ दीर्घ हो जाए। श्वेत धन अश्व, इसको बनाना होगा तो बताने की कोई जरूरत नहीं। भोजन धन आलय, भोजन तो भोजना तो होगा नहीं, ध्यान देना। भोजन धन आलय, आलय माने भोजन प्लस आलय। यहां देखेंगे विद्यालय का विद्या धन आलय बताने को कामारी, ये हो जाएगा काम प्लस अरी। क्लियर? चलेगा। आगे देखा जाए, ये तो आ वाला था ई वाले में। यहां रविंद्र में क्या बनाएंगे आप? क्या बनाएं बताइएगा? ये होगा रवि प्लस इंद्र। अब कुछ लोग यहां जो बिंदु लगा गया है ना लगा देंगे तो भी चल जाएगा। रवि धन इंद्र, रवि नहीं होगा, और ध्यान देना है इंद्र में बड़ी ई नहीं होता है, इंद्र नहीं होता है। अब देखिए इसका क्या बनाए? श्रीश, ये होगा श्री धन ईश। और परीक्षा का क्या होगा? अब ध्यान देना, ईश में कुछ लोग हर्षवी लगाते हैं, हमने चेक करते दौरान देखा है कई लोग, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। हर्षवी नहीं होगा ईश में, ईश माने जो स्वामी होता है, इसमें दीर्घ। और श्री में आप जानते हैं श्री लक्ष्मी का पर्यायवाची कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो श्री, श्रीश किसका पर्यायवाची हो जाएगा? विष्णु जी का। श्री माने लक्ष्मी के, ईश माने स्वामी, चलेगा। परीक्षा का क्या बनाए हैं? आपसे अगर पूछ ले श्रीश किसका पर्यायवाची, विष्णु जी कहिएगा। श्री माने लक्ष्मी, ईश माने स्वामी। परीक्षा का हो जाएगा परी नहीं होगा, कुछ लोग परी कर दिए हैं, परिधन। और देखिए यहाँ इच्छा और इच्छा में अंतर, ये देखिए बड़ी ई और है और एक क्षत्रिय वाला अक्षा है। अगर कुछ लोग चाचा इच्छा वाला जो डिजायर है उसको लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो परिधन इच्छा। यहाँ देखिए गौरीश है, तो गौरी होगा, गौरी होगा नहीं, गौरी धन ईश। अगला है रजनीश, नहीं हो जाएगा रजनी होगा। रजनीश किसका पर्यायवाची है बताइएगा? हो जाएगा रजनी, रजन नहीं होगा, धन ईश। रजनी माने, रजनी किसका पर्याय है? रजनी का अर्थ होता है रात्रि, और ईश माने स्वामी, तो रात का स्वामी चंद्रमा यानी चांद। क्लियर? और गौरीश तो जानते होंगे देवाधिदेव महादेव, कोई दिक्कत नहीं, इतने का क्लियर हो गया होगा। आइए यहाँ देखा जाए वधूत्सव, बताइए क्या बनेगा? ये आप कमेंट बॉक्स में वधूधन उत्सव बताने कोई जरूरत नहीं। सिंधूर में यहाँ ध्यान देना है, ये देखिए सिंधु है, बिंदु लगा है, अगर ना मिल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसका हो जाए सिंधु धन ऊर्मी। सिंधु लिख लें, सिंधु मत लिखेगा, सिंधु धन। अब ऊर्मी में गड़बड़ी क्या है, कुछ पुस्तकों में थोड़ी मिस्टेक आ जा रही है लोकल में, ये ऊर्मी होना चाहिए, ऊर्मी नहीं, यानी दीर्घ ऊ रहेगा, ऊर्मी। और भूष्मा में क्या होगा? यहाँ भी होगा भूधन ऊष्मा होगा, हरसू नहीं होगा, दीर्घ ऊ होगा, यानी भूधन ऊष्मा। और यहाँ क्या होगा? भूधन ऊर्जा। ऊर्जा में भी जानते होंगे कौन सा ऊ रहता है, बताने की कोई जरूरत नहीं। री वाला भी समझिएगा, है तो संस्कृत में बातें, आप ध्यान दीजिएगा उसको। जैसे जाए मातृधन ऋणम, जैसे ऐसे दे दे, री के बाद री आए तो मातृधन ऋण, अगर मान लीजिए ऐसे आ रहा है तो इसको क्या बनाएंगे आप? ये बनेगा, ध्यान देना है, मातृण। यहाँ ध्यान देना, एक बार घूमा है, यहाँ दो बार घूमेगा, क्योंकि एरी और एरी मिलकर, यानी जो दीर्घ री होगा ऐसे हो जाएगा मातृण। जैसे पितृधन ऋण, पितृण, तो ये ध्यान देना है री वाला। चलिए आया जाए दूसरी संधि देखा जाए। दूसरी संधि कौन सी होगी? स्वर संधि के अंतर्गत कौन सी बताइएगा? हाँ, गुण संधि। गुण संधि, अच्छा गुण और गुण में अंतर समझ रहे होंगे ना। इसे गुण पढ़िएगा, गुण नहीं तो खाने वाला, ये वाला कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, ये यहाँ नहीं चलेगा। तो गुण संधि,
इसमें क्या रूल है देखिएगा, आ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर ए, आ या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ, आ या आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर अर। चलेगा, शुरू किया जाए अब, चलेगा, बताइएगा, फटाफट बनाइए सभी लोग। क्या बना रहे हैं? रमेश का क्या हो जाएगा? रमेश किसका पर्यायवाची है? कहीं रम तो नहीं समझ रहे ना, वो रम वाला मत समझिएगा जिसमें अल्कोहल की मात्रा है। यहाँ होगा रमा। रमा माने क्या होता है? रमा का क्या अर्थ होता है? रमा माने लक्ष्मी और ईश माने स्वामी, तो रमा धन ईश बराबर रमेश, यानी रमेश किसको कहेंगे? विष्णु जी को। तो समझिए रमा धन ईश, आगे महेश, तो यहाँ क्या हो जाएगा शब्द? महा प्लस ईश, महेश। सुरेश में क्या हो जाएगा? महेश तो जानते होंगे शिव जी की, सुरेश, तो सुर धन ईश किसको कहा जाता है? सुरेश किसका पर्यायवाची है? ध्यान देना है, देवराज इंद्र का, यानी सुर के, यानी देवताओं के। सुर माने, यहाँ सुर माने लय सुर वाला ना समझिए, लय ताल, यहाँ सुर माने देवता के अर्थ में। अगला सुरेंद्र, यानी सुर धन, यहाँ भी हो जाएगा इंद्र, इंद्र में देखिए हरसुई। यहाँ भूपेंद्र है, तो भूप माने क्या होता है? भूप धन इंद्र बनेगा, भूप से तक क्या अर्थ होगा? भूप माने राजा, और भूपेंद्र वह राजा इंद्र के समान भूपेश का दिया जाए तो राजा तो भी हो जाएगा ना, यानी जो राजाओं का राजा हो। चलिएगा, क्लियर? हाँ, अगर कहा जाए यहीं भू माने पृथ्वी होता है, ध्यान देना है, और भूप कर दिया जाएगा तो राजा में। अब यहाँ समझिएगा, अगला शब्द है यहाँ पर क्या है? महोत्सव। तो इसका क्या बनेगा? महाधन उत्सव, और इसमें क्या होगा? ये हो जाएगा जल धन ऊर्मी। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ क्या हो जाएगा देखिएगा, जल धन ऊर्मी, आ धन ऊ बराबर, यहाँ दीर्घ हो रहा है, यहाँ ह्रस्व हो रहा है। आगे देखा जाए ये हो जाएगा यमुना, यमुना धन उत्सव। अच्छा, यमुना से कई बार पूछा गया है, यमुना किसकी पुत्री कही जाती है? सूर्य पुत्री, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? सूर्य पुत्री, सूर्य सुता। समझ गए होंगे। और क्या पर्यायवाची है यमुना की? कई बार एग्जाम में पूछ, अर्क जा, अर्क माने सूर्य होता है, जा माने जन्म लेने वाली, ठीक है ना। जैसे तरनी तनुजा भी कहा जाता है, तरनी तनुजा, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो यमुना धन उत्सव। अगला महर्षि, ये हो जाएगा महाधन ऋषि। बताने की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, समस्या। महाधन ऋषि, महर्षि। अगला हो जाएगा देवधन ऋषि, देव प्लस ऋषि, देवर्षि। क्लियर? इसको क्या बनाएंगे शब्द में? ये क्या आप जोड़िए फटाफट, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जोड़ ऐड कीजिए, संधि को संधि कीजिए। ये हो जाएगा सीतरतु। आप ऐसे किएंगे तभी सही। अगर ये जो उड़नतुअर आप कहते हैं, रेफ राज्य से कहा, अगर यहाँ लगा देंगे गलत हो जाएगा। इसको भी कई बार पूछा गया, लिख दे रहे हैं अक्षौहिणी। अब इसका भी छेद कैसे अपवाद हो रहा है उसमें देखिएगा, उसी संधि का है, गुण संधि का। ये होगा अक्ष धन उहिनी, नहीं होगा, आप लोग लिखकर बताएंगे। उहिनी, उहिनी नहीं होगा, यहाँ दीर्घ। तो ये देखिएगा आ धन उ बराबर ओ होना चाहिए, यहाँ अ हो गया, और ना का यहाँ ड हो गया, तो यही होगा अक्ष धन उहिनी बराबर। इसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अक्ष धन अवर्तनी पूछे जाए, अक्षौणी यही है। अक्षौणी एक तरीके से सेना है जिसमें 4 तरीके की सेनाएं होती हैं, हाथी से चलने वाले, घोड़े से चलने वाले, पैदल चलने वाले, रथ से चलने वाले। इसके बाद जो संधि देखी जाएगी वो कौन सी? वृद्धि संधि। देखिएगा इसमें कंडीशन है वृद्धि में, ये तीसरी संधि के रूप में हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें क्या शर्त है कि यदि आ या आ के बाद ए या अय आए, इसमें 2 ही नियम ध्यान देना है। एक ए में यदि आ या आ के बाद ए या अय आए तो दोनों के स्थान पर अय हो जाता है। बी देखना होगा इसमें, यदि आ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर अ हो जाता है। क्लियर? अब देखिएगा इसी पर आधारित देखना है आपको। जैसे आपसे कहा दिया जाए एक धन एक बराबर क्या होगा? अगर ये ना देकर आपको ऐसे कर दे एकाएक, तो क्या होगा? एक धन एक बराबर एकाएक। तो अब देखिएगा इसका आ और ए मिलकर अय बन गया, एकाएक। अगर जिसे कहा दिन धन एकता, इसको जोड़िएगा, क्या बनेगा? दिन एकता।
चलेगा। अगला शब्द दे रहे हैं, आप बताइएगा। चलेगा, इसको बनाइएगा, आप लोग विच्छेद कीजिएगा। क्या बनेगा? मतैक का ये हो जाएगा मत धन, क्या होगा? एक नहीं होगा, ऐक्य हो जाएगा। यहाँ ऐक्य, ध्यान देना, का या मिल जाए तो ये ऐसे शुरू हो जाएगा। ये देखिए एक हुंडी है यहाँ, यहाँ पर हुंडी नहीं है, जैसे यहाँ पर नहीं। एकता ऐसे लिखा जाता है, एक ऐसे लिखा, ऐक्य जब होगा यहाँ पर तो देखिएगा ऐक दिन ऐसे हो जाएगा। जैसे आ जाए दिनैक्य, इसको हटा दे फिर बता रहे हैं हम। हाँ, इसको नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग जिनको नोट करना है। हाँ चलिएगा, देखा जाए आगे। अगर आपसे कहा जाए दिनैक्य, देखिएगा अगर आपसे ये बातें आए दिनैक्य, दिनैक्य, तो यहाँ क्या करेंगे? इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा दिन प्लस ऐक्य। ये देखिएगा का और या मिल गया। जैसे आप बनाइएगा धर्म धन एकता, इसको बनाइएगा। ये देखिए एकता ऐसे लिखा जाएगा, हाँ त्रुटि ना हो, ये हो जाएगा धर्मैकता। यहाँ गलती क्या करते हैं लोग, ये दो हुंडी लगाते हैं, उड़नदुआरा भूल जाते, नहीं तो एक हुंडी लगाकर एक उड़नदुआरा लगा देते हैं, यही शुद्ध होगा। दो हुंडी इस तरीके से दिखनी चाहिए उड़नदुआरा, ये ध्यान देना आपको। क्यों? आ धन ए बराबर अ हो गया, ये जो ऊपर रहा दिख रहा है ये तो रहेगा ऑलरेडी। क्लियर? चलेगा, और कुछ बनाएंगे, बनाइएगा। जैसे बनाइएगा विद्योज, इसका क्या हो जाएगा? विद्योज बनाइएगा। दूसरे स्टेप का है, ये हो जाएगा विद्य, तो होगा नहीं, होगा विद्या, ये तो जानते होंगे। धन ओज, ओज माने क्या होता है? ओज का अर्थ, ओज माने प्रकाश, तेज, कांति, चमक, द्युति। तो विद्या धन ओज, जिसके पास विद्या का ओज हो। जैसे लिखे रमाओज, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा रमा धन ओज। रमा माने जहाँ समझ गए होंगे, रमा का अर्थ लक्ष्मी। ठीक, चलेगा, नोट कर लीजिएगा इसको फटाफट, आप बनाते रहिएगा। आगे देखा जाए और चलिएगा आगे देखा जाए। अगर कहा जाए इसका क्या बनाएंगे, बनाइएगा। ये हो जाएगा दिव्य, ये औ बन रहा है ना, ये हो ओजस्वी। ओजस्वी नहीं होता है, ध्यान देना, जैसे ओज था वैसे ओजस्वी हो गया। आगे देखिएगा, ये दिव्य नहीं होगा, दिव्य होगा। क्लियर? लिखिएगा वनौषध, वनौषध, इसका बनाइएगा। इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा क्या? वन धन औषध, वन धन औषध। क्लियर? अब महोज, तो महाधन ओज, तो समझ गए होंगे ये है वृद्धि संधि। तो ये देखिए जो दो संधियां आप पढ़े, तीन संधियां इसमें पढ़े हैं, जो आप तीन संधि, यानी कौन सी? दीर्घ संधि, कुण संधि और वृद्धि संधि। इसमें जो परिवर्तन हो रहा था, ये दो स्वर मिलकर एक स्वर हो रहे थे। जैसे इसमें था आया आ के बाद आया आए, तो दोनों के स्थान पर। यहाँ था आया आ के बाद ई या ई आए, ऊ या ऊ आए, री आए, तो दोनों के स्थान पर। यहाँ था आया आ के बाद ए या आए आए, या ओ या औ आए, तो दोनों के स्थान पर। तो इन संधि में यानी तीनों में दोनों के स्थान पर परिवर्तन हो रहा था। लेकिन आगे जो स्वर संधि का और दो भेद है, उसको जो पढ़ेंगे तो वहाँ दोनों के स्थान पर नहीं चेंजिंग होगा, केवल एक के स्थान पर। चलिएगा देखिएगा उसमें क्या होता है। तो उसमें ऐसी कौन सी संधि है स्वर का भेद, जिसमें एक स्थान पे स्वर बदलता है और दूसरे स्थान का स्वर उस पर आरूढ़ होता है, चढ़ जाता है, लग जाता है? कौन सी संधि है? एक है यण संधि और दूसरी अयादि। नाम ही देखिए, इधर का नाम देखेंगे गौर से कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, और उधर का नाम थोड़ा यण संधि, अयादि संधि। अब यण क्यों कहा गया, नाम के पीछे लॉजिक समझिएगा। नाम है यण संधि और एक का नाम है अयादि संधि। यहाँ वहां पर जो नाम दीर्घ जो बना था वो हो गया, गुण जो बना वो हो गया, वृद्धि कैसे हो रही है?
वो हो गया। यहाँ पर यण इसलिए नाम दिया गया है कि या व राला बनेगा, और यहाँ नाम इसलिए दिया गया है ये अव आय आव बनेगा। ये देखिए नाम के पीछे क्या लॉजिक है। यहाँ पर जानते होंगे या र ल व बनता है, इसलिए या से शुरुआत वाला दे दिया गया शुरुआत में ना। और यहाँ अयाद क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि इसमें बनेगा अय अव आय आव, इसलिए इसका नाम अयाज। तो ये जो अय नाम है ना, इसी से पहला अक्षर से ले गया नाम। तो नामकरण के पीछे लॉजिक जान गए होंगे, यानी बात समझ गए क्यों इसका नाम यण है और क्यों इसका नाम अयादि है। चलिए आगे बढ़ा जाए, देखा जाए। अब इसमें थोड़ा सा रूल देखा जाए। यण संधि का सूत्र जानते होंगे। यण संधि इसमें देखिएगा, इसमें जो आपकी यण संधि होगी इसके बारे में जाना जाए। यण संधि कौन सी संधि हो रही? चौथी संधि। किसके स्वर के अंतर्गत पढ़ रहे हैं ना? स्वर संधि के अंतर्गत। इसमें है पहला स्टेप को देखें हम, यदि ई या ई के बाद कोई असमान स्वर आए, यानी भिन्न स्वर, कोई दूसरा स्वर यहां ऐसे ऐड कर लीजिए, ई या ई के बाद कोई दूसरा स्वर आ जाए, तो जो ई या ई है इसके स्थान पर या होगा। ये भी हलंत, ध्यान दीजिएगा। क्लियर? बी वाला स्टेप देखिएगा। यदि ऊ या ऊ, ध्यान देना, ई या ई के बाद ई या ई ना आए, नहीं तो दीर्घ संधि हो जाएगी। कोई दूसरा स्वर चाहे आ जाए चाहे ऊ आ जाए, यही वाला आ जाएगा तो भी चल जाएगा। तो दूसरा यहां देखना है, यदि ऊ या ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए तो यही वाला आप यहां रिपीट कर सकते हैं। कोई दूसरा स्वर आ जाए तो जो ऊ या ऊ है, यानी यहां पर कोई दूसरा स्वर, कोई दूसरा स्वर आ जाए तो ध्यान देना है कि जो ऊ या ऊ होगा इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? वाह हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? तीसरा स्टेप देखिएगा, यदि री के बाद, जैसे री है, इसके बाद कोई असमान स्वर आ जाए, यानी ये वाले में, तो जो री होता है इसके स्थान पे र हो जाता है, रा में हलन। ऐसे एक री संस्कृत में होती है संधि, री जो स्वर है वो संस्कृत में आता है, तो री के बाद कोई असमान स्वर आए तो री के स्थान पे ला हो जाता है, ला में भी हलन। लेकिन हिंदी में हमें इतना ही देखना है। क्लियर? चलेगा, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। अब शुरू किया जाए यण संधि के बारे में। चलिएगा, उदाहरण नोट कीजिए। यण संधि का उदाहरण नोट लिखिए। रीति धन अनुसार ऐड कीजिएगा सभी लोग। रीति धन अनुसार संधि कीजिएगा। हाँ देखिए, कुछ लोग रीति रीति कहते हैं, ये वर्तनी भी कुछ जगह पर जिससे रीति काल, वर्तनी आप में लगी है तो ध्यान दीजिए। रीति काल, रीति ऐसे लिखी जाती है, रीति और काल उसमें ऐड कर देंगे, रीति काल हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्या बनेगा? रीत्यानुसार नहीं, रीत्यनुसार ये बनेगा। ये ऊपर देखिए, मैं लिख दे रहा हूं रीत्यनुसार। अब ये कैसे होगा ध्यान देना। ये देखिएगा, इसमें रीति लिखा गया है तो इसमें ई है अंत में, पहले के एक बाद में, ताकि तो बाद में आई है ई, तो हम ता इधर कर दे रहे हैं और ई इधर कर दे रहे हैं, यही हुआ रीति अनुसार है। अब देखिए सूत्र क्या कह रहा है, यदि ई के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो ई के स्थान पे या हो जाएगा, या में हलंत, तो इसके स्थान पे हम या कर दे रहे हैं, या में हलंत लगा दे रहे हैं। अब इसी को सीधा सीधा ऐड कर दीजिए। देखिए आ है इधर अनुसार में, इसमें आएगा तो इसका हलंत गायब हो जाएगा, जब हलंत गायब होगा तो ए आ इसमें आ गया। अब देखिए इसी को ऐड कर दीजिए। ये देखिए ता है, ता इसमें जुड़ जाएगा, हलंत लगाए तो ऐसे हो जाएगा। अब देखिए ऊपर वाला टाइप कर जा रहा है रीति अनुसार। जैसे प्रतिधन एक, क्या होगा? प्रत्येक, प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक। किसी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? ध्यान दीजिएगा, प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक। चलेगा, बहुत अच्छी बात है। हाँ वेरी गुड, सही आंसर दिए। आगे देखिए और लिखिएगा। स्वागत आप जानते हैं, स्वागत। चलिए इसका भी संधि विच्छेद कीजिएगा, क्या बनेगा? सुधन आगत। अच्छा ध्यान दीजिए, कुछ लोग इसमें क्या करते हैं, सुस्वागत एक जोड़ देते हैं, ऐसे सुस्वागत, तो एक सु और जोड़ेंगे तो एक सु यहां भी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो आप यहां करेंगे नहीं तो सुधन आगत तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो यहां देखिए सु स्वागत की जगह स्वागत में खुद ही एक सु जुड़ा हुआ है। क्लियर ना? चलिएगा लिखिएगा स्वच्छ, स्वच्छ विच्छेद भी कीजिए फटाफट। स्वच्छ भारत आप कहते हैं ना, स्वच्छ, तो क्या बनेगा? ये हो जाएगा सुधन अच्छ,
आप क्या बनाए हैं, आप अपना देखते रहिए फटाफट। सुधन अच्छ बराबर स्वच्छ। कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या नहीं है ना? चलिए बहुत अच्छे से ध्यान देना है आपको। स्वच्छ क्या हो जाएगा, सुधन अच्छ। और लिखेगा अन्वेषण, अन्वेषण बहुत बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अनुधन ऐषण। और ऐषण ना कीजिएगा, अनुमान ना कीजिएगा। अनुधन ऐषण बराबर अन्वेषण। नोट कर लीजिएगा इस शब्द को सब, अनुधन ऐषण। देखिए प्रवेषण, प्रवेषण यानी ऐसे कर लिए प्रबुधन ऐषण। आपको जोड़ना हो तो जोड़िए, ये हो जाएगा प्रवेषण। क्लियर? फटाफट नोट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ा जाए। लिखेगा आगे शब्द में और बनाइए फटाफट। कुछ और आपके ब्रेन में शब्द आ रहा है ना, उसको भी बनाते रहिए फटाफट। क्या आप बना रहे हैं, कोई शब्द दिमाग में आया यण संधि से संबंधित? चलेगा, एक और लिखेगा आप लोग, मातृधन अनुमति बनाइएगा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मातृधन अनुमति। देखिए आप क्या बनाते हैं, फटाफट बनाइए, मातृधन अनुमति। अच्छा ये स्वल्प का पूछ रहे हैं, स्वल्प देखिएगा ऐसे होता है स्वल्प, तो हो जाएगा सुधन अल्प, स्वल्प का सुधन अल्प। और क्या, न्यून, न्यून देखिएगा, न्यून भी यण संधि है, ये हो जाएगा नी प्लस ऊन। ठीक, हाँ एक शब्द और बता रहे हैं, व्यूह। व्यूह का क्या होगा, चक्रव्यूह जानते होंगे, कई बार पूछा होगा, विधन ऊह। बहुत अच्छे, चलेगा, बनाते रहिए फटाफट, इसको ऐड कीजिएगा। ये क्या बनेगा, ये बनेगा, ऊपर हम इसको पहले लिख दे रहे हैं, मात्रनुमति। हाँ मात्रा नहीं होगा। और जो लोग ऐसे कुछ बना रहे हैं, सोच कम पा रहे हैं, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। यदि री के बाद कोई असमान स्वर आए, तो देखिए असमान माने दूसरा स्वर आ गया। अगर समान आता री के बाद री आता तो दीर्घ संधि हो जाती। तो री के बाद कोई असमान स्वर आए तो री के स्थान पे क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। रा में हलंत बताया गया और ये आ है। आप सोचिए ता धन रा धन आ को क्या कर सकते हैं, ये हो जाता त्र। आप जाके वीडियो देखिएगा वर्णमाला का, तो उसमें ये सब कैसे जुड़ते हैं, कैसे बनते हैं, इनके बारे में बताया गया अच्छे से, यानी वर्णमाला को। तो ता धन रा, अगर ता को त्रा को कहा जाए तो आप कहते ता धन रा, ऐसे करते हैं। और जब अब इसमें से स्वर बाहर करेंगे तो ऐसे कर देंगे। तो ता धन रा धन आ, तो हो जाएगा त्रा। तो इसी इतने के स्थान पर हम त्रा कर दे। यहाँ देखिएगा जब हम त्रा करेंगे तो ये माँ है इधर और ये त्रा हुआ। अब इतने के स्थान पे हुआ तो इनका काम समाप्त हुआ। इधर अनुमति है, ये नुसार है ना, अनुमति नहीं है, नुसार है। तो मात्रानुसार ना, मात्रानुसार यानी माता के अनुसार। क्लियर? और ये होता मात्रानुमति, तो हो जाता मातृधन अनुमति। अगर होता तो हो जाएगा मात्रानुमति। ठीक, चलेगा, आगे शब्द लिखेगा। अगर आ जाए पितृधन आदेश, तो इसका क्या बनाते हैं, क्या बनता बताइएगा? पित्रादेश, पित्रादेश। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग यहाँ पित्रादेश में कंफ्यूज हो जाते, कहते दीर्घ संधि है। देखिए कैसे पित्रादेश में कहते हैं, आप लोग नोट कीजिएगा, फिर बता रहे हैं। जैसे दो शब्द आपको दें और ऐसे पूछा जाता है, इसमें बताइए कौन सी संधि है, तो आप उसको संधि विच्छेद करके ही पता लगा पाएंगे, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। ध्यान देना है कैसे, गौर समझिएगा। जैसे आपसे कहा जाए मात्रादेश, पित्रादेश, बताइएगा इसमें क्या करते हैं आप कहते पितृधन आदेश, मातृधन आदेश, गलत, रंग हो जाएगा। यानी यहां होगा, ये होगा मातृधन आदेश, किसका, इस शब्द का, मातृधन। अब कैसे करते हैं मातृधन आदेश, कैसे मात्रादेश होगा, ये देखिएगा, यहां मां और ता में री है। अब देखिए ये समझ कर दीर्घ संधि में टिक करिएगा, पहले तोड़िएगा, इसी हमने बताया ट्रिक को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो फंस जाएंगे आप। तो ये री है और यहां
हुआ, और यहाँ आदेश है। आपको पता है री के बाद कोई असमान स्वर आए तो री के स्थान पर रा हो जाएगा, तो यहाँ जब हम रा कर देंगे तो प्लस हक गायब हो जाएगा। अब इन्हीं को जोड़ना है। अब देखिए ता धन रा त्रा और आ है तो ये हो गया त्रा। देखिए माँ है यहाँ तो इसको यहाँ ला दिए, देश इधर है तो मातृधन आदेश बराबर मात्रा। वैसे पितृ का हो जाएगा, तो हो जाएगा पितृ, इस शब्द का पितृधन आदेश। समझ गए होंगे ना, कोई दिक्कत किसी को? इसी के साथ ये संधि भी समाप्त हुई। कौन सी? यण संधि। तो हमें लगता है रिपीट कर लिए होंगे आप अच्छे से। जिनको जरा भी लगता है कि आसानी से और थोड़ा ध्यान दें हम, तो पिछले वीडियो में एकदम अच्छे से आराम से बताया गया है। ये आप अगर तैयार किए हैं तो रिवीजन के लिए है खासकर, और जितने लोगों को वनडे एग्जाम की ओर ध्यान देना अच्छे से, जितने एग्जाम है उसके लिए तो पीछे वाला देखना ही पड़ेगा। यहाँ देखिएगा अगली संधि अयादि, अयादि संधि। अयादि को ध्यान दीजिएगा। अयादि का सूत्र हमने बताया था एच ओ एवा आवा। हमने ये नहीं बताया था ए चाचा यहाँ आवा, हमने कहा था गलती मत कीजिएगा, एच ओ एवा आवा। इसमें क्या जो इसका रूल है तो इसमें बताया होगा फर्स्ट में, यदि ए के बाद कोई स्वर आए तो ए के स्थान पर ये बीम बताया गया होगा, यानी सेकंड। यदि अ के बाद कोई स्वर आए तो अ के स्थान पर आए। अगला बताया गया होगा यदि ओ के बाद कोई स्वर आए तो ओ के स्थान पर अव। और अगला बताया हुआ हो गया है यदि औ के बाद कोई स्वर आए तो औ के स्थान पर आओ। आओ, वो आओ ना समझिएगा जो बुलाने वाला आओ। यहाँ देखिए हलंत लगा है, सब में हलंत लगा है, आपको ध्यान देना होगा। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए भी। अब देखिएगा यहाँ ध्यान देना है कि बताएगा यदि ए के बाद कोई स्वर आए तो ए के स्थान पे अ य हो जाता है। तो ध्यान देना है जो ए है उसके स्थान पे अ य, तो देखिएगा अगर ध्यान देना है बीच में या आए या तो समझिएगा ये टूटेगा या तो ए में या तो ए में। अब देखिए अगर बीच में व आए व ये समझिएगा या तो टूटेगा ओ में या तो औ में। ठीक, अब ध्यान दीजिए अगर या के पहले कोई दीर्घ स्वर है तो समझिएगा ए में टूटेगा, अगर आ से पहले दीर्घ नहीं है तो ए में टूटेगा। जब या के पहले दीर्घ स्वर होगा यानी जैसे यहाँ आ है, अब तोड़कर देखा जाए हमने जो आपको बताया, यदि या के पहले ह्रस्व स्वर होगा अ तो समझिए ए में, अगर दीर्घ अ होगा तो ए में। जैसे इसको हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा ने प्लस अन। देखिए ये कैसे बन रहा है, देखिएगा ये देखिए ना है ए है, तो हम क्या करेंगे इससे जब स्वर बाहर करेंगे तो हलंत लगेगा, यहाँ ए आ जाएगा, यहाँ अन। तो हमने आपको बताया यदि ए के बाद कोई स्वर आए तो ए के स्थान पे अ ये हो जाता है, तो यहाँ हम अ ये कर सकते हैं, प्लस हट जाएगा तो ये हो जाएगा अ ये। अब जोड़ दीजिए इसी का, देखिए आ है ये इसमें आएगा, इसमें हलंत है, हलंत गायब हो जाएगा, ना पूरा हो जाए। ये देखिए या में हलंत ए आ इसमें आएगा तो या पूरा हो जाएगा, इधर देखिए ना है तो हो जाएगा ना। अगर आप करेंगे इसको कुछ और ने धन अयन तब कुछ और हो जाएगा, ध्यान देना है, यहाँ अयन नहीं ध्यान देना, ने धन अन। और एक और ध्यान, इसका जो संधि विच्छेद करेंगे वो संधि विच्छेद सार्थक नहीं होगा, इसे गौर से समझिएगा, यानी अयादि संधि का। इसका क्या हो जाएगा चे धन अन। नैन माने जानते होंगे नेत्र या चैन माने क्या होता है नियुक्ति, और चैन माने यही समश्रुत भिन्नार्थक। ध्यान देना है आपसे, अगर पेट में ध्यान दे चैन और चैन कह दे तो क्या करेंगे, तो चैन माने नियुक्ति, चैन माने अच्छा वो चैन बता रहे हैं जो चैन पुलिंग नहीं, वो चैन पुलिंग होती है। जो चैन माने सीकड़ी या श्रृंखला जो आप बताते हो वो चैन होता है, और चैन माने सुकून। अब गाना सुनेंगे मेरा चैन वैन सब क्या क्या समझ गए होंगे। तो ये हो जाएगा चे धन अन, ये हो जाएगा ने धन अन। अब क्यों हो रहा है यहाँ देखिए नायिका है, अब देखिए या के पहले यहाँ दीर्घ आ है तो ये अय में टूटेगा, हमने आपको बताया ये अय में टूटेगा, तो ये हो जाएगा नय धन इका। ठीक, अब देखिए दायक, यहाँ देखिए दा के पहले दीर्घ आ है तो ये भी अय में टूटेगा, तो दा में हम क्या करेंगे अय हो जाएगा, दय धन अक। ये वाला जो इसमें स्वर है वही आ जाएगा। यहाँ देखिएगा यहाँ जैसे या पे छोटी है तो यहाँ इका आ गई। नायक है, देखिए या से पहले यहाँ भी दीर्घ आ है तो हो जाएगा नय धन अक। यहाँ देखिए साइका, तो ये देखिएगा या के पहले दीर्घ आते हो जाएगा शय धन इका।
समझ गए होंगे, कोई दिक्कत किसी को? चलिएगा यहाँ देखा जाए, पवित्र है। अब देखिएगा हमने बताया था यदि वा के पहले दीर्घ आ होगा तो अ में टूटेगा, दीर्घ वा यानी वा के पहले दीर्घ आ नहीं होगा तो वो में टूटेगा। तो यहाँ देखिएगा पवित्र है, वा के पहले दीर्घ आ नहीं है, क्योंकि वा के पहले ई नहीं है, जो ई है वा के बाद है, तो ये हो जाएगा तब ओ में टूटेगा, पोधन इत्र, पवित्र। अगर यही वा के पहले यहाँ जैसे पा पे यहाँ पावित्र होता तब ये प में टूटता, तो ये ध्यान देना यही शुद्ध है यहाँ, पोधन इत्र, पवित्र। यहाँ पावन है, देखिएगा वा के पहले दीर्घ आ है ना, अब जो कहेंगे ई जो है, ई वा के बाद ई है, बस देवनागरी लिपि में लगाने का तरीका ऐसा है कि ये दिख रही है ऐसी, लेकिन है जैसे आप बोलते पवित्र, पवित्र, तो प वा पहले बोलते ई बाद में आता है, पवित्र। तो इसलिए जो ई दिख रही ना, ये समझिएगा कि वा के बाद है। अगर यहाँ पर जैसे क्या है, वा के पहले दीर्घ आते हो जाएगा पौधन, क्या पौधन अन, पावन। यहाँ देखिएगा अब दोनों में तुलना कर लीजिए, देखिए वा के पहले यहाँ दीर्घ आ नहीं है ना, तो हो जाएगा पोधनन, पवन। पावन माने जानते होंगे, पवन माने भी जानते होंगे, वायु या हवा, ठीक। अगला है भवन, यहाँ देखिए वा के पहले दीर्घ आ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, भोधन अन। आगे देखिए है, देखिए वा के पहले देखिए ऊ जो है यहाँ नीचे लग गया है, तो अब यहाँ तो बीच में था, यहाँ देखिए नीचे लग गया है, तो ये क्या है, वा के बाद है ऊ, और जो वा के पहले दीर्घ आ यहाँ दिख रहा है, तो ये हो जाएगा, तब दीर्घ आ है तो ये इसमें टूट जाएगा अ में, तो हो जाएगा भवधन उक। अब ये जो छोटा ऊ लगा है तो यहाँ से ये आवाज है। नाविक है, देखिए ये वा के पहले देखेंगे, ये जो ई है ये तो बाद में है, वा के पहले यहाँ दीर्घ आ है, तो ये हो जाएगा नव, नव धन इक बराबर नाविक, क्लियर, क्योंकि वा में छोटी की मात्रा तो यहाँ ये आ जाएगी, नव धन इक बराबर नाविक। चलिएगा आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी के साथ दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि समाप्त, यानी स्वर संधि जो थी वो कंप्लीट हो गई। आइए व्यंजन संधि देखा जाए, तो व्यंजन संधि में क्या विशेषता है, कोई बताएगा? व्यंजन संधि की क्या विशेषता है? देखिएगा यदि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन कुछ भी आए तो जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है ना। अब उसको सीधे हम उसके रूल पर आ रहे हैं, तो व्यंजन संधि का क्या रूल है, सीधा सीधा बताइएगा। पहला नियम क्या है, गौर से बताइएगा, पहला रूल क्या लिखाया गया, देखिएगा वर्गीय प्रथम वर्णों का वर्गीय तृतीय वर्ण में परिवर्तित होना, वर्गीय प्रथम वर्णों का वर्गीय तृतीय वर्ण में परिवर्तित होना, यही उसका रूल है। ध्यान देना, इसमें क्या बताया गया है कि यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण यानी क, च, ट, त, प, इनका मेल किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण, चौथे वर्ण, अंतस्थ अथवा स्वर से हो, यानी तीसरे वर्ण, चौथे, किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण, चौथे वर्ण या अंतस्थ या किसी स्वर से हो। तो ध्यान देना है, जो वर्ग का प्रथम वर्ण है यानी क, च, ट, त, प, अपने वर्ग का तीसरा वर्ण यानी ग, ज, ड, द, ब हो जाता है। तो तीसरे वर्ण में आप जानते होंगे क्या आता है, इसमें ध्यान देना, ग, ज, ड, द, ब। चौथे में घ, झ, ढ, ध, भ। अंतस्थ में य, र, ल, व। स्वर में जानते होंगे। ये बताया जा रहा है यदि किसी वर्ग के, ध्यान देना है, यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी भी वर्ग के तीसरे वर्ण यानी ग, ज, ड, द, ब, चौथे वर्ण घ, छ, ठ, द, भ, अंतस्थ या र, ल, व अथवा किसी स्वर से हो, तो वर्ग का प्रथम वर्ण क, च, ट, त, प अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। यानी ध्यान देना, क, च, ट, त, प इसमें हलंत लगा हो, अगर इनसे मिल जाए ग, ज, ड, द, ब किसी से, घ, झ, ढ, ध, भ किसी से, तो ध्यान देना है इसके लिए है। और या र, ल, व अथवा स्वर से, तो ये जो का रहेगा एक समाप्त होकर इसके स्थान पर गा हो जाएगा, जो चा रहेगा उससे अगर इन किसी से मेल होगा तो चा के स्थान पे जा हो जाएगा। देखिए हलंत सब में लगा, यहाँ टा रहेगा डा हो जाएगा, ता रहेगा दा हो जाएगा, पा रहेगा तो बा हो जाएगा। चलिए देखिए, जैसे आपके सामने आ जाए ऋक, धन, वेद, अब देखिएगा यारा लावा इनसे मिला दिया गया, यहाँ देखिए का है, इसका मेल इससे हो गया, तो का क्या हो जाएगा, ये गा हो जाएगा, ये हो जाएगा
ऋग्वेद। लेकिन ध्यान देना आपको, जब हम इसको देवनागरी लिपि में लिखते तो इसको गायब कर देते हैं ऐसे, तो ये हो जाएगा ऋग्वेद। समझ गए होंगे। जैसे और लिखिएगा, जैसे आप लिखिएगा सत धन भावना। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिएगा इसका मेल ता का हो गया, किससे, भा से। तो भा कहाँ है, यहाँ है, इससे करा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो ता का यहाँ बताया गया दा हो जाएगा, तो हो जाएगा स ता का दा। ठीक, अब ध्यान देना है, ता में हलन तो दा में भी हलन यहाँ लगाया गया है, और यहाँ कोई स्वर है नहीं, जुड़ेगा नहीं स्वर, तो सीधा सीधा भावना यहाँ हो जाएगा सद्भावना। सद्भावना पुल जानते होंगे, देखना दा में हलन लगाना जरूरी है। जैसे हम जगदीश कह दें, अब जोड़ना है आपको, मान लीजिए जगत धन ईश, इसको ऐड करना है। अब देखिए ता है, इसी का मेल हो गया ता का, अब किसी स्वर से हो गया, स्वर में देखिएगा यहाँ ई आ गया, तो ये ता का क्या हो जाएगा, यहाँ दा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जग। अब ता का दा हो जाएगा, दा में हलन, लेकिन ये बड़ी ई है जिसे कहते ये आएगा, तो हलन गायब होकर ऐसे हो जाएगा। ठीक, ये ई आने से बड़ी, और यहाँ हो जाएगा जगदीश। ये जगदम्बा हो जाए, जगत धनम्बा, क्या जगदम्बा। अब उसी को पहले ऐसे समझिएगा, जगत धन अम्बा, तो ये ता का दा हो जाएगा, ये हो जाएगा जगदम्बा। नवरात्र आने वाला, अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली, समझ गए होंगे। आगे देखिएगा, जैसे आ जाए अजंत या अजाद आ जाए, मान लीजिए अच धन आदि, अगर ये जाए अच धन आदि, देखिए अब चा वाला यहाँ करा दे रहे हैं हम चा का, और किससे हो रहा है, स्वर से, तो ये चा का क्या हो जाएगा, चा का देखिएगा यहाँ जा होगा, तो जब आप करेंगे ये चा का जा, तो ये हो जाएगा चा की जगह हो जाएगा जा, जा में हलंत लगता है, लेकिन ये दीर्घा है तो ये दीर्घा इस पर जुड़ जाएगा, आजादी, दा में छोटी है यहाँ आजादी, वो आजाद है, ये आजादी है, वो आजादी और आजादी में अंतर है। ये अच धन आदि, अच माने स्वर आदि, समझ, अजंत प्रकरण भी है एक संस्कृत में, चलिए गौर से। अगर आ जाए कुछ और शब्द में जोड़िएगा, जैसे टाका आ जाए, कोई बताइएगा टाका टा कैसे बनाएंगे, सट धन आनंद, जोड़िए षट धन आनंद, तो टाका डा हो जाएगा, हो जाएगा षडानंद। अब देखिए दीर्घ आ है तो टाका डा हुआ, यहाँ षडानंद, समझ गए होंगे। और कोई बचा पा हुआ, पा को जोड़ लीजिएगा, देखिए अपधन धीव, इसमें अपधन धी कर लीजिए, क्योंकि पंचमाक्षर वाला दूसरे नियम में जाएगा। तो ये देखिए धा है ना, तो धा कहाँ है, यहाँ है, यहाँ पर, तो ये देखेंगे अपधन धी, तो क्या हो जाएगा, अबधी हो जाएगा। पा का क्या हो जाएगा, पा फा ब, तो यहाँ हो जाएगा ब। अब इसमें हलंत लगेगा तो इसलिए बा ऐसे आ जाएगा, तो अबधी ऐसे हो जाएगा, बा ऐसे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो पहला नियम हो गया, यानी कि इसका व्यंजन संधि का। तो व्यंजन संधि में आप ध्यान देंगे, पहला नियम ऐसे हो गया। आगे बढ़ा जाए, व्यंजन संधि का ये पहला नियम हो गया। अब लिखिएगा आगे, छ संबंधी नियम, छ से छता, उसमें देखिएगा सारांश रूप में आपको बहुत अच्छे से बस समझाया जा रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए छ संबंधी नियम, छ यानी छ संबंधी नियम में ध्यान देना है, छ संबंधी नियम, ठीक है, ध्यान देना है, छ संबंधी नियम। अब यहाँ देखिए कैसे, यदि छा के पूर्व कोई स्वर हो तो छा के पहले चा जोड़ दिया जाता है। जैसे यदि छा के पूर्व कोई स्वर हो तो छा के पहले चा दो, जैसे अनुधन छेद। अब देखिए छा के पूर्व कोई स्वर है, यहाँ छा के पूर्व क्या है बताइएगा, ये ऊ है, इस वजह से बन जाएगा अनुच्छेद। जैसे परिधन छेद, जैसे विधन छेद, विधन छेद, तो ये हो जाएगा विच्छेद। अब कहा जाए विच्छेद का विच्छेद बताइएगा, संधि विच्छेद, विच्छेद का संधि विच्छेद, तो विधन छेद, तो समझ गए होंगे, ऐसे रूल चलेगा। आगे देखिएगा, अब देखिए ता संबंधी नियम, इसमें ता में हलंत, ता संबंधी नियम आपको समझना है इसमें गौर से। तो लिखिएगा ता संबंधी नियम में गौर से ध्यान देना है, ता संबंधी नियम में। तो ता संबंधी नियम में क्या करेंगे आप बताइए फटाफट, ता संबंधी नियम लिखिएगा, ता संबंधी नियम, इसमें 5 रूल ऐसे आते हैं। तो एक होता है ता का च होना, तो इसमें लिखिएगा ता का चा, देखिए दोनों में हलंत है, यदि ता के बाद चा या छा आ जाए तो जो ता होता है इसके स्थान पे चा हो जाता है, यानी ता के बाद चा या छा है तो ता के स्थान पे चा हो, जैसे उत्धन चारण, तो देखिए ता के बाद ये चा आ गया,
तो जो ता होगा इसका चा, तो इसमें भी हलंत है तो ये हो जाएगा ता का चा हो जाएगा, तो चा ऐसे, और ये चा इधर है उच्चारण। जैसे आपका जगत धन छाया जाए, जगत धन छाया। अब देखिए छा आ गया है, तो जो ता होगा इसका क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा, होगा जगत छाया। क्लियर। अगला रूल इसमें समझिएगा, ये ता संबंधी में आप इसको ए समझिएगा, ठीक। फिर बी वाले रूल को समझिएगा, उसमें है ये ता के बाद ज एक हलंत वाला भी आ सकता है, और एक ऐसे लिख लीजिएगा ज या झ, तो जो ता होता है इसका ज हो जाता है। अब इसको कैसे बनाएंगे, ये देखिएगा इस रूल को, ये ता के बाद जा या झा है, तो ये हलंत वाला भी और बिना हलंत वाला दोनों आ सकते हैं, ज वाला। जैसे आप लिखे उज्ज्वल, कई बार वर्तनी पूछी गई है, हो जाएगा उत धन ज्वल। तो अब देखिए ता के बाद यहाँ जा आया है, देखिए इसमें हलंत वाला दिख गया, तो ये हो जाएगा, ये ता के स्थान पे जा हलंत वाला हो गया, ए जा इधर भी है और इधर वल है, उज्ज्वल, ठीक। जैसे लिखिएगा आगे, लिखिएगा उज्ज्वल, हो गया। आगे बढ़ा जाए और शब्द इसमें देखा जाए, लिखिए जैसे सज्जन, लिखिए सज्जन, तो हो जाएगा सत धन जन, तो देखिए ता के बाद देखिए पूरा जा वाला आ गया, हो गया सज्जन। अब लिखिए उत्धन झटित, उत्धन झटित, तो ता के बाद देखिए झा आया तो भी यही हो जाएगा उज्झटित। समझ गए बात को, उज्झटित, इसको समझिए गौर से, तो क्या हो जाएगा उज्झटित। कोई दिक्कत किसी को, तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं है ना, उज्झटित चलेगा। आगे बढ़ा जाए, तो बी हो गया। आगे देखा जाए सी के रूप में, देखिए ता का टा होना, यानी सी रूल में समझिएगा ता का टा होना, इसमें होगा यदि ता के बाद टा आए तो जो ता है इसका टा हो जाता है, इसमें हलन तो इसमें भी हलन। जैसे सतधन टीका समझिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है सब, सतधन टीका, टीका माने जानते होंगे, टीका माने और टीका में अंतर बताइएगा। सतधन टीका, तो ये हो जाएगा ता का, देखिए ता के बाद टा है तो ता का टा हो जाएगा, ये हो जाएगा सट टीका। कहीं कहीं इसको ऐसे भी लिखा मिल जाता है, ध्यान देना है आपको, सट टीका। क्लियर। तो बृहद धन टीका, बृहद टीका हो जाएगा। अब उसमें आइए अगला रूल पे, डी देखिएगा, इसमें ता का तो टा हुआ तो ता का डा होना अगला, यानी ता का डा कैसे होगा, यानी ता का डा होना, ये ध्यान देना है। अब इसमें ता का डा कैसे हो जाता है, इसको आप बहुत अच्छे से समझना है, ता का डा कैसे हो जाएगा, ध्यान देना है। यदि ता के बाद डा है, यानी ता में हलंत और डा में यहाँ नहीं रहेगा, तो जो ता होता है इसके स्थान पर डा हो जाता है, डा में हलंत। जैसे उतधन डयन, उतधन डयन, तो बराबर क्या हो जाएगा उड्डयन, उड्डयन विभाग जानते होंगे, ये देखिए इसमें हलंत। क्लियर, किसी को दिक्कत कोई, उड्डयन ऐसे हो गया, तो ये डी हो गया। एक रूल इसमें और होगा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग सभी लोग, कोई समस्या तो नहीं हो रही, नहीं समझ रहे होंगे अच्छे से, इसलिए कि हमने बताया कि ज़्यादा समय एक वीडियो ऐसा चाहिए था जिसमें आप एक बार रिपीट करते रहें, और अगर कोई समस्या आपको हो रही है अच्छे से समझने के लिए, तो पिछला वीडियो जितनी संधि के बारे में अच्छी जानकारियाँ दी गई हैं पूरी अच्छे ढंग से, उसको आप जाके प्लेलिस्ट में अच्छे से एक एक करके अच्छे से समझेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, चलेगा। अब लिखिए ता का ला होना, ठीक है, टकला मत कर दीजिएगा, ता का ला होना, ये कौन सा डी हो गया, ई समझिएगा। इसमें है यदि, समझिएगा, यदि ता के बाद ला आ जाए तो जो ता होता है इसका ला हो जाएगा, इसमें हलन तो इसमें भी हलन। जैसे कई बार पूछा गया है वर्तनी उल्लंघन, लिखिएगा आप सभी लोग, वर्तनी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया उल्लंघन, तो क्या हो जाएगा उल्लंघन, ऐसे लिखे हैं, यही शुद्ध होगा। कहीं बिंदु भी इधर कर तो भी गड़बड़, कुछ लोग जगह डबल ला नहीं बनाते हैं, तो पहले इसको हम संधि करके देखें कैसे संधि करेंगे, तो पहले विच्छेद देख लें, उत धन लंघन यही बनेगा। अब देखिए कैसे वर्तनी हो रही है, ता के बाद यदि ला आएगा तो यहाँ बताएगा ता का ला हो जाता है, तो ये ता है का ला होगा यहाँ, तो ये ला में हलंत, तो एक ला यहाँ और है, तो ऐसे हो जाएगा उल्लंघन। देखिए बिंदु कहाँ है, ला पर है ना, उल्लंघन। क्लियर। जैसे और लिखिएगा उतधन लाश, उतधन लाश,
ये लाश समझिएगा, ऐसे कैलाश वर्तनी कई बार पूछी गई परीक्षाओं में, तो कैलाश ऐसे शुद्ध लिखा जाएगा कैलाश। अब कहेंगे कैलाश तो कुछ लोग ये कहेंगे ना, ये वाला वर्तनी के दृष्टि से नहीं चलेगा कैलाश, क्यों समझिएगा। एक मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ। आप जानते हैं भगवान शिव की नगरी कैलाश में लाश उल्लास खुशी की नगरी है, ना कि लाश माने डेड बॉडी की। कैलाश पर्वत भी ध्यान दीजिएगा, ऐसे कैलाश शुद्ध, यही वर्तनी एग्जाम में कई बार पूछा गया। आप इस लाश से, लाश माने खुशी, जिसे आप कहते हैं उल्लास, इसका ऐसे बन जाएगा। और अगर ये कैलाश कर देंगे वर्तनी में, मतलब ये वर्तनी की दृष्टि से ध्यान देना होगा, वर्तनी की दृष्टि से ये कैलाश सही होगा। डन। जैसे आप भगवान शिव का जो स्थान निवास था उसे लाश की नगरी तो नहीं कहेंगे ना, लाश माने ये वाली डेड बॉडी वाली नहीं है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये लाश माने खुशी के अर्थ में, तो कैलाश नगरी इसलिए। तो कैलाश में हमेशा छोटा सा दंत सा, ध्यान देना आपको, चलेगा। बात समझ में आ रही है अच्छे से ना? हाँ, इस वर्तनी को ध्यान दीजिएगा। चलिए, उत्धन लिखित, उल्लिखित समझ गए होंगे, इसमें बताने की कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी कोई समस्या? अगला रूल लिखिएगा अब, यानी अगला नियम समझिए, इसमें क्या बनेगा अगला नियम। आगे हम लोग देखें गौर से कि ता संबंधित ये नियम हो गया। अब लिखिए अगला दोहरा रूल लेकर चला जाएगा। लिखिए ता का चा और शा का छा होना, छा ये छाता वाला समझिएगा, छा होना। अगर इसमें हलंत रहेगा तो इसमें भी होगा, अगर इसमें नहीं रहेगा तो इसमें नहीं होगा। देखिए यदि ता के बाद, यानी ये ता के बाद क्या है, शा आए, यानी सा आ जाए और हलंत वाला भी आ जाए, या तो समझिएगा ऐसे आ जाए, कैसे, ऐसे। तो ध्यान देना है, तो ता का चा हो जाएगा और सा का छा हो जाएगा। अगर इसमें हलंत तो हलंत रहेगा, अगर इसमें हलंत नहीं है तो ऐसे हो जाएगा। समझ गए होंगे बात को। यदि ता के बाद शा है तो ता का चा और सा का छा हो जाएगा। जैसे कई बार वर्तनी पूछे, उच्छ्वास लिखिएगा, वर्तनी कई बार एग्जाम में पूछी गई है, लिखिएगा उत्धन श्वास, इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया परीक्षाओं में, और वर्तनी भी इसका। तो देखिए आप लोग क्या लिखते हैं, ये बनेगा उच्छ्वास, ऐसे ना, ये गलत लिखा गया है, क्यों, यहाँ हलंत लगाना जरूरी है, यानी ये सही होगा, यहाँ जो इसके पहले था वो गलत था। इसका मतलब हलंत लगाना, और कुछ पुस्तकों में ध्यान देना है कि हलंत अगर नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। कुछ जगह बच्चे दिखाते हैं कि सर देखिए यहाँ ये लिखा गया, तो वहाँ गलत लिखा रहता है, तो उच्छ्वास ऐसे लिखा जाएगा। और लिखेगा, चलेगा उत्धन श्रृंखल। देखिए इसको भी कहीं कहीं वर्तनी में जब विच्छेद करते गलत, यहाँ पर एक रा आप ऐसे नहीं लाएंगे, अगर आपने यहाँ एक ऐसे कर दिया तो गलत हो जाएगा, ये नहीं रहना चाहिए। यानी ऐसे, जैसे आप लिखते श्रृंगार, श्रृंगार शुद्ध क्या होता है, ऐसे होता है, बहुत बार बताया जाता है, रिपीट किया जाता है यहाँ श्रृंगार। जैसे पाणिनि शुद्ध कई बार एग्जाम में पूछा गया, पाणिनि, ऐसे पाणिनि नहीं होता है, चलेगा। तो श्रृंखल जब ये होगा तो ये क्या बन जाएगा, उच्छृंखल, यही होगा। समझ गए होंगे बात को। आगे बढ़ा जाए, किसी को और कुछ इसमें पूछना है? अगला रूल देखा जाए तो उत्धन श्रृंखल। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि हटा दिए पहले, ये होगा उत्धन, एरी की मात्रा है, श्रृंखल, ये होता है, हो जाएगा आपका उस श्रृंखल। समझ गए होंगे बात को। फिर भी काफ़ी स्पीड को ध्यान दिया जा रहा, काफ़ी त्रुटि आपसे ना हो। ये देखिए री यहाँ लगेगा, एक ध्यान देना आपको, ये री ही है। उत्धन श्रृंखल बराबर उच्छृंखल, किसी कोई दिक्कत, हटा देना। अगला नियम लिखिएगा, उसमें भी 2 स्थान पे चेंजिंग होगा, जो अगला नियम लिखाने जा रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। लिखिएगा लिखिएगा ता का द और ह का ध हो। यहाँ गौर से देखिएगा, लिखिएगा यदि ता के बाद, ता में हलंत हा आए, तो देखिए ता के बाद हा आना है, और इसमें हलंत से इधर वाले में नहीं, केवल यहाँ रहना चाहिए। तो ता का जो होगा ये दा हो जाएगा, और जो हा रहेगा इसका धा हो जाएगा। समझ गए होंगे, यही रूल है इसमें। ये ता के बाद हा आए तो ता का दा और हा का धा हो जाए। कोई डाउट किसी को? कोई दिक्कत नहीं, चलेगा इसमें देखा जाए।
लिखिए, जैसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप लोग लिखिएगा उद्धृत, कई बार वर्तनी पूछेगा उद्धृत, जैसे आप हाई स्कूल इंटर में लिखते हैं ना संदर्भ में, प्रस्तुत पद्यांश फलां से उद्धृत है, तो उद्धृत लिखिएगा। चलिए फटाफट, उद्धृत ऐसे लिखते हैं ना। अब इसका विच्छेद कर दीजिएगा, उद्धृत का विच्छेद कीजिएगा फटाफट, फिर बता रहे हैं। उद्धृत का संधि विच्छेद कीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्धन, देखिए हृत, ये इस पर आपको मात्रा लगानी है, हृत री, यहाँ देखिए री है। अब कुछ लोग कुछ और लिखेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। उत्धन हृत यही संधि। अब अगर आप ये नहीं जान रहे हैं तो देखिए कैसे बनेगा। देखिए आपको बताया गया ता के बाद, ता में हलंत है, हा आए, देखिए हा है, तो जो ता होगा इसका दा हो जाएगा, तो ता का दा हो गया, और जो हा है इसके स्थान पे धा हो जाएगा, तो धा हो गया, लेकिन यहाँ री की मात्रा इसमें लगी है तो ये री हो गई इसमें, उद्धृत। समझ गए। जैसे लिखिए पद्धति, तो होगा पत धन हति। अब देखिए पद्धति कैसे बनता है, तो पद्धति आप लोग लिखिएगा, तो ये पाक पत है ना, ता का क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा, तो प ये होगा ना द, और इधर हा का क्या हो जाएगा, धा होगा, यहाँ बताया गया हा का धा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा पद्धति। अब इसी को आप लोग थोड़ा सा पुरानी लिपि में ऐसे लिखते हैं। अब ये थोड़ा सा कुछ लोग कम समझ पाते हैं कि यहाँ दिखता है धा पहले है जबकि यहाँ धा बाद में है, तो ये मानक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, ये थोड़ा प्राचीन जो लिखने का तरीका संस्कृत वाली वो बातें हैं। पद्धति, तद्धित लिखते हैं वैसे तद्धनहित, तद्धन तद्धत, तद्धित होता है तद्धति होता है, बताइएगा। तद्धित प्रत्यय, तद्धन हित, तद्धित प्रत्यय है, ध्यान देना, कई बार एग्जाम में पूछा गया कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, तो तद्धित लिखेगा, ये हो जाएगा तत् धन हित। सूत्र क्या कह रहा है, ध्यान देना, ता के बाद हा है तो ता का दा, तो यहाँ हम दा कर दिए, और हा का धा। अब देखिए हा में छोटी की मात्रा है, इधर हो गया तद्धित हो गया। अब इसी को आप ऐसे लिख देते हैं, क्या, अब तद्धित। यहाँ पर ये क्लियर कुछ लोग नहीं कर पाते, मात्रा किस पर है, धा पे है कि दा पे है, तो यहाँ देखिए क्लियर हो गया, धा पे है, क्लियर, बस समझ में आ गई बात। कोई डाउट किसी को ना, चलेगा आगे बढ़ जाए। अब आगे लिखिएगा ना संबंधी नियम, लिखिएगा यदि री र श के बाद ना आए, भले ही बीच में स्वर व्यंजन आए कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि री र श के बाद ना आए तो जो ना होता है इसका अड़ा हो जाता है। जैसे देखिएगा, लिखिएगा रामायण, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया रामायण, रामायण। अब ये देखिए कोई भले बीच में स्वर व्यंजन आए कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसा अब इसका क्या बनेगा रामायण का, देखिएगा हो जाएगा राम, आप बनाइएगा क्या बनेगा, रामधन। कुछ लोग आयन कर रहे हैं, गलत हो जाए, आयन नहीं होगा आयन होगा, आयन माने आयनीकृत परमाणु, आयन माने घर, तो ये राम का घर है, राम कौन सा, रामायण माने राम का घर, तो राम धन आयन। तो आप देखिएगा यहाँ कैसे बनेगा, तो देखिएगा यहाँ बताया री राशा, तो देखिए रा है दिया है, तो यहाँ देखिए रा आ गया, वो चाहे पहले आ जाए कितने दूर हो उससे कोई दिक्कत नहीं, देखिए यहाँ मिल गया। और देखिएगा फिर अंत में ना है तो ये ना का यहाँ ड़ा हो जाएगा। अब यहाँ आ धन आ दीर्घ संधि काम करे, इसमें दीर्घ संधि भी है और व्यंजन संधि भी है, दोनों है। अब ना कड़ा हो रहा है तो व्यंजन हो रही, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आ धन आ बराबर आ, तो रा मा य, तो कहाँ होगा, यहाँ आ हो गए या ये आ गया, औड़ा यहाँ हो गया रामायण, कोई दिक्कत नहीं। जैसे लिखे परिमाण होगा परिधन मान। अब देखिएगा रा यहाँ आ गया है ना यहाँ है, तो रा के बाद ये आ रहा तो हो जाएगा परि, और इधर माँ बना और ना का ड़ा हो जाएगा परिमाण। तो लिखिए ऋण, तो हो जाएगा री धन न, री के बाद देखिए ना आ गया तो ना कड़ा हो जाएगा ऋण। जैसे भूषण, ये वाला देख लेंगे सब, भूषण का संधि विच्छेद बताइएगा, गौर से बताइएगा, चलेगा, समझ गए आप इसको भी। यदि री राशा के बाद ना आए तो ना कड़ा हो जाता। अब लिखिए अगला नियम मां संबंधी नियम, क्या लिखेंगे, मां संबंधी नियम, इसमें लिखिएगा, देखिए यदि मां में हलंत, यदि मां का मेल का से लेकर भा तक, यानी का खा गा घा का से लेकर भा तक, समझिए
यानी पंचमाक्षर को छोड़कर किसी व्यंजन वर्ण से हो तो माँ संबंधित वर्ग का पंचमाक्षर हो जाता है। लेकिन नोट में पंचमाक्षर की जगह अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है, यानी पंचमाक्षर जो होगा अनुस्वार का। जैसे यदि माँ का मेल का से लेकर भा तक इससे हो तो माँ का पंचमाक्षर हो जाएगा क्या, पंचमाक्षर। और पंचमाक्षर की जगह हम क्या करेंगे, अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। अनुस्वार, अनुस्वार माने जानते होंगे, ध्यान देना है, आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया ये क्या और ये क्या है, तीनों में अंतर बताइएगा फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तीनों में अंतर क्या है। ये देखिएगा, इसे क्या कहा जाएगा, अननुनासिक, निरनुनासिक या मौखिक स्वर कहा जाता है। इसका उच्चारण स्थान जानते होंगे क्या है, इसका उच्चारण स्थान कंठ है, इसका उच्चारण स्थान नासिका है और इसका उच्चारण स्थान क्या है बताइएगा। जो कंठ का मतलब मुख समझिएगा इसको ना, कंठ यही, कंठ का मतलब मुख से समझिएगा, मुख। और इसका मुख प्लस नाक, इसको कहा जाता है अनुनासिक। और इसे क्या कहते हैं आप, अनुस्वार। अंक आहा कहते हैं ना, अंक माने अनुस्वार और आहा माने विसर्ग। तो ये देखिएगा इसका उच्चारण मुख है, मुख है, ठीक, यानी कंठ उच्चारण स्थान जानते होंगे। और ये नासिका से उच्चरित होता है और इसमें मुख और नाक दोनों होता है। जैसे आप समझिएगा, जैसे हम कहें अनार, 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 तो एक कंठ हुआ, मुख से हम कहें। इसको क्या कहेंगे, जैसे जैसे हम कहें कंपन, कंपन, नासिका का असर आ गया, इसको जब हम कहेंगे, जैसे हम कहें मान लीजिए अगर बड़ा आ जा रहा है दीर्घ में, जैसे आ जाए आंख, आंख, अब इसका बड़ा रूप ले रहे हैं दीर्घा वाला। जैसे अगर इसको हम ले तो मान लीजिए ऐसे हम कहें अंग, 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 जगमगति, ज्योतिषितासी दे, पढ़े होंगे कहीं अंग, और इसे कहेंगे अंग, दोनों में अंतर, अंग और अंग, तो समझ गए होंगे इसका ये अंतर है। तो चलिएगा गौर से इसको भी समझते रहिएगा। तो क्या हो जाएगा, अनुस्वार होगा किसके स्थान पे, पंचमाक्षर के स्थान पे। तो यदि माँ का मेल का से लेकर भा तक किसी व्यंजन से हो तो जो माँ होता है इसके स्थान पे पंचमाक्षर हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है। जैसे लिखिएगा, जैसे लिखिएगा, एग्जाम्पल लिखिए, ये समधंधी, यही समझिएगा समधंधी, इसी का देखिएगा क्या, माँ का मेल का से लेकर भा तक, तो ता था दा धा से मिला, तो आप इसकी जगह पंचमाक्षर ऐसे करते हैं संधि, लेकिन आपको बताया गया है इसके स्थान पे हम क्या कर देंगे, अनुस्वार का प्रयोग हो जाएगा संधि। जैसे करें समधन कल्प, समधन कल्प, तो देखिए कहीं कहीं पहले संकल्प ऐसे मिलता है जो पंचमाक्षर का आप इस्तेमाल करते थे, तो ये हो जाएगा संकल्प। जैसे आप अंक प्रमाण पत्र देखते होंगे पहले कहीं कहीं ऐसे लिखा मिलता है अंक, तो संकल्प, लेकिन आप इसको क्या करेंगे, आप इसकी जगह अनुस्वार कर देंगे, इसकी जगह पर पंचमाक्षर हो जाएगा संकल्प, समझ गए होंगे। जैसे लिखिएगा संचार, तो हो जाएगा समधन चार बराबर संचार होगा, समाचार ना समझेंगे ना, तो संचार पहले ऐसे लिखते थे कुछ लोग, जैसे पूर्वांचल में देखे होंगे यहाँ लगाते हैं कुछ लोग, अब इसी को पंचमाक्षर जगह आप ऐसे कर देंगे संचार, ठीक। ये समधन प्रदान, तो क्या हो जाएगा समधन प्रदान, तो ये हो जाएगा सम प्रदान। क्लियर बात है। तो ये क्या हुआ, माँ का मेल किससे हो, किससे, का से लेकर भा तक किसी व्यंजन वर्ण से, तो माँ संबंधित वर्ग का पंचमाक्षर हो जाता है। बात समझ गए होंगे। आगे आ जाए, आगे देखा जाए, आगे लिखिएगा, माँ का सदैव अनुस्वार होना, माँ का सदैव अनुस्वार होना, ठीक। अब माँ जो होगा सदैव अनुस्वार लिखिएगा, यदि माँ का मेल य र ल व श श ह इनसे अगर हो रहा है माँ, तो माँ सदैव अनुस्वार में रहेगा। जैसे आपसे आ जाए शम धन, इससे कर रहे हैं यम, तो आप जानते हैं इसको क्या कर देते हैं आप, संयम, ठीक। अगर मान लीजिए हम इसको कर दें, इससे जोड़ दें, तो आप कहेंगे सम धन हार, तो क्या कर देंगे संहार, जानते होंगे संहार माने क्या होता है। अगर हम इससे कर दें समधन सार,
ये समधन सा ये हो जाएगा। अगर कहीं समधन सार, जैसे समधन सार तो क्या हो जाएगा संसार। ठीक, बस में अगर ये कहते समधन लग्न संलग्न, तो ये देखिएगा हमेशा उसमें पंचमाक्षर नहीं होगा, हमेशा अनुस्वार होगा। यदि माँ का मेल किससे हो, यार अलावा तीनों सा से। अब देखिए माँ में कोई परिवर्तन ना होना, यानी माँ का सदैव माँ ही रहना, यानी माँ में जो हलंत रहेगा वो वैसे ही पड़ा रहेगा। लिखिएगा यदि माँ का मेल माँ से हो, यानी माँ में कोई परिवर्तन ना होना। यदि माँ का मेल माँ से हो तो माँ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी माँ प्लस माँ बराबर, जैसे समधन मान, तो ये माँ है ये माँ है तो ये बराबर हो जाएगा सम्मान, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसे पड़ा रहेगा। जैसे समधन मेलन, समधन मोहन बराबर सम्मोहन, ऐसे बहुत कुछ बनेगा। तो समझ गए होंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं। आगे लिखिएगा व्यंजन संधि का एक रूल और देखिए, शाह का शाह होना, शाह का शाह होना, यानी सा का शाह होना। लिखिए यदि सा के पूर्व आया को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तो शा का शाह हो जाता है। लिखिए जैसे सुधन समा, तो देखिएगा सा के पूर्व आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर यानी ऊ है तो ये हो जाएगा, इसकी जगह मूर्धन्य सा हो जाएगा सु, और इसकी जगह सुषमा। ये व्यंजन संधि है, सुधन समा बराबर सुषमा। जैसे अभिधन शेख, अभिधन शेख तो हो जाएगा अभी, और यहाँ सा है जिसकी जगह मूर्धन्य सा, अभिषेक। समझ गए होंगे बात। लिखिए सुधन सुक्ति, सुधन सुप्त अगर ऐसे कर दें सीधा सीधा वाला, अब इसी को बनाना आपसे दे, ये हो जाएगा सुषुप्त। समझ गए होंगे बात को, सुषुप्त। अब अगर सा की ये भी व्यंजन, तो व्यंजन संधि यहीं तक रही, तो व्यंजन संधि समाप्त हो गई। व्यंजन संधि में फिर देखिएगा क्रम से जैसे बताया गया, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपको फिर से लग रहा है कि किसी में अच्छे से और हमें ध्यान देना है, तो उसको बहुत अच्छे से पिछले वीडियो को आप एनालिसिस कर लीजिए, तभी आप समझ पाएंगे अच्छे से। और अगर आप पहले से पढ़े हैं थोड़ी बहुत बातें, तो ये आपके लिए रामबाण का काम होगा, संपूर्ण चीज़ें रिपीट हो जाएंगी, एक बार आपके जहन में ये सब बातें चलने लगेंगी। अब आगे लिखेगा विसर्ग संधि, विसर्ग संधि, चलिए नोट कर लीजिएगा विसर्ग संधि। पहला नियम, विसर्ग का ओ होना, विसर्ग का ओ होना, नोट कीजिएगा फटाफट, विसर्ग का ओ होना। इसमें लिखेगा यदि विसर्ग के पूर्व अ हो और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, अंतस्थ यानी यारा लवा और हा है, तो जो विसर्ग होता है उसके स्थान पर ओ हो जाता है। जैसे लिखिए यशः धन द, यहां क्या बनेगा, यशा धन, विसर्ग में आप समझेगा फटाफट, यशा धन दा, देखिए विसर्ग के पूरे यहाँ छोटा आ है, बाद में किसी वर्ग का तीसरा चौथा अंतस इत्यादि बातें, तो जो विसर्ग होता है इसके स्थान पर ओ हो जाएगा, हो जाएगा यशोदा। कोई दिक्कत किसी को, चलेगा आगे बढ़ा जाए। आगे लिखिएगा जैसे, बहुत गौर से समझ कर देखिएगा इसमें, जैसे मनोहर, मनोहर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मनः धन हर। जैसे लिखिएगा मनोज, हो जाएगा मनः धन ज। क्लियर, किसी कोई दिक्कत, जैसे मनोविज्ञान मनः धन विज्ञान, इसमें एक अपवाद आता है। अपवाद क्या है, अंता और पुनः में विसर्ग का अपवाद में समझिएगा, अपवाद अंतः और पुनः दो शब्द हैं, इसमें विसर्ग का जो विसर्ग होता है इसका र हो जाता है। जैसे अंतः धन धान, अब देखिए विसर्ग का ओ होना चाहिए, यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा अंतर्धान। जैसे आप कहा जाए पुनः धन जन बराबर पुनर, क्या हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पुनर्जन। ठीक,
जैसे पुनः धन जागरण पुनर्जागरण। दूसरा नियम लिखिएगा विसर्ग संधि संबंधी, विसर्ग का र होना, विसर्ग का र होना। दूसरा रूल समझिएगा, विसर्ग का र होना, यानी र कब होगा, लिखिएगा इसमें विसर्ग का र होना। इसमें समझिएगा यदि विसर्ग के पूर्व आ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए, बाद में किसी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, अंतस्थ मतलब पांचवा वर्ण भी आएगा, कोई स्वर आए तो जो विसर्ग होता है उसके स्थान पे र हो जाता है। इसको भी गौर समझ लीजिएगा, जैसे निह धन झर, निह धन झर, यहां समझिएगा इसे, निह धन झर तो क्या हो जाएगा, निर्झर। जैसे दुह धन बल, क्या हो जाएगा, दुर्बल। ठीक, जैसे आपका है निह धन बल अगर आ जा रहा है तो भी क्या हो जाएगा, निर्बल। धनु धन धर तो क्या हो जाएगा, धनुर्धर। धनु धन धर, यहां देखिए धनु रहेगा, धनु धन धर बराबर धनुर्धर, दु धन बल बराबर दुर्बल। और यहाँ देखिए नी लिखा गया ना, गड़बड़ हो जाएगा, निह धन बल निर्बल, और यहाँ क्या, निह धन झर बराबर निर्झर। तो ध्यान देना है, धनु धन धर, दुह धन बल, निह धन बल, निह धन झर, ये विसर्ग संधि है, निर्झर, दुर्बल। अब जैसे एक चीज ये आप समझेंगे गौर से तभी समझ पाएंगे, विसर्ग संधि को भी आप तोड़ेंगे तो एक सही अर्थ दे देगा। क्लियर, किसी कोई दिक्कत, आगे बढ़ा जाए। देखिएगा विसर्ग का अगला नियम, विसर्ग का श होना, सा में हलंत। देखिए यदि विसर्ग के पूर्व कोई स्वर हो, बाद में चा या छा आए तो विसर्ग का श हो जाता है। यदि विसर्ग के पूर्व कोई स्वर हो और बाद में चा या छा आ जाए, चा या छा, विसर्ग के पूर्व कोई स्वर हो, जैसे विसर्ग है, जैसे हो जाए निह धन चय तो क्या हो जाएगा, निश्चय। देखिएगा जो विसर्ग है इसके स्थान पे ऐसा आ गया। जैसे निह धन छल तो छा आ गया, तो हमने बताया था, तो इसके स्थान पर क्या होगा, ये वाला हलंत वाला रहेगा तो हो जाएगा निश्चल। ठीक, अगला रूल लिखिएगा विसर्ग का श होना, मूर्धन्य श, उसमें नोट कीजिएगा। यदि विसर्ग के पूर्व ई या ऊ हो और बाद में का खा चा, यानी ध्यान देना है, यदि विसर्ग के पूर्व ई या ऊ, यही मुख्य आता है, ध्यान देना है, और अब कुछ और भी आ सकते हैं एक दो, लेकिन यही मेन होता है, और बाद में का खा टा ठा पा फा ये आ जाए, तो जो विसर्ग होता है यहाँ पर जो विसर्ग होगा, यदि विसर्ग के पूर्व ई या ऊ हो और बाद में का खा टा ठा पा फा आए तो ध्यान देना विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, श हो जाएगा, इसमें हलंत। तो विसर्ग का श होना यानी मूर्धन्य श, ये लिखना था, विसर्ग का श होना। तो लिखिए जैसे निह धन कपट, निह धन कपट तो हो जाएगा निष्कपट। देखिएगा जो विसर्ग है इसके स्थान पे, यहाँ समझिए ऐसे लिख लीजिए निष्कपट, तो ये जो विसर्ग है इसके स्थान पर देखिए मूर्धन्य श ही हो गया, निष्कपट। जिसे लिखे दुह धन टा तो क्या हो जाएगा, दुष्ट। ये देखिए जो विसर्ग है इसके स्थान पर ही हो गया। चलिए निह धन पाप तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा निष्पाप। समझ गए होंगे बात को। अपवाद इसमें एक आता है, जैसे निधन ठुर करेंगे निष्ठुर हो जाएगा, निधन फल करेंगे निष्फल हो जाएगा, बहुत कुछ बनेगा, निधन फल ये हो जाएगा निष्फल। अपवाद लिखिएगा, एक नियम नहीं लागू होता है, एक खा वाले में ध्यान लिखिएगा, अपवाद लिखिएगा दुह धन ख, ये बराबर होगा दुख ही होगा। ठीक, बात समझ गए होंगे, कोई दिक्कत किसी को, नोट कर लीजिएगा इसको भी। नेक्स्ट लिखिएगा अगला नियम, लिखिएगा विसर्ग का, लिखिएगा विसर्ग का स होना, दंत वाला स। यदि विसर्ग के बाद ता या था है, यही लिखिएगा विसर्ग का स होना, इसमें ये वाला स। यदि विसर्ग के बाद ता या था है तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। जैसे निह धन तेज तो क्या हो जाएगा, निस्तेज। क्लियर, जैसे नमः धन ते क्या हो जाएगा,
नमस्ते। जैसे विहधंतर, विहधंतर बराबर क्या हो जाएगा, विस्तर। कोई दिक्कत किसी को, चलेगा। नेक्स्ट लिखेगा, एक नोट लिखेगा, यदि विसर्ग के बाद तीनों स आए तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही रहता है अथवा संबंधित स हो जाता है। जैसे अगर विसर्ग है, इसके बाद तीनों स आ जाए, ये वाला स आ जाए, ये वाला स आ जाए, ये वाला स आ जाए, तो विसर्ग का विसर्ग ही रहता है अथवा संबंधित स होता है। जैसे दुह धन शासन। अब देखिए बात आ गई, तो ये जो विसर्ग है इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दुशासन, विसर्ग का विसर्ग ही रहा, या तो इसको ऐसे भी कर लीजिए, ये भी चल जाएगा, दुशासन। अब देख रहे हैं ना, ये जो विसर्ग इसके स्थान पर यहाँ आ गया। जैसे हम कहते हैं निधन संतान, तो ये हो जाएगा क्या, निसंतान। ये वाला ऊपर वाला ज़्यादा लिखा मिलता है, और ये हो जाएगा निसंतान, ऐसे भी कर सकते हैं। समझ गए होंगे बात को, निसंतान। अगला नियम लिखिएगा, विसर्ग का लोप होना। लिखिएगा, विसर्ग का लोप होना, विसर्ग का लोप होना। ठीक, इसमें देखिएगा, लिखिएगा यदि विसर्ग के पूर्व आया हो, बाद में कोई दूसरा स्वर आए तो विसर्ग का लुप्त हो जाता है। इसमें एक ही उदाहरण है, अतः धन एव, तो ये बन जाता है अतएव। जैसे अर्जुना धन उवाच, अर्जुन उवाच, बस ये कुछ नहीं करना, विसर्ग लुप्त हो जाएगा। अगला नियम लिखिएगा, विसर्ग का लोप होना, इसी में और जोड़ लीजिएगा अगला नियम, और दीर्घ स्वर का आगमन, दीर्घ स्वर का आगमन। इसमें लिखिएगा, यदि विसर्ग के बाद र आए तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उसके पहले का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे लिखिएगा, आप लोग कई बार एग्जाम में पूछा निरोग, ठीक है, ऐसे लिखे होंगे तभी सही होगा। अगर जो लोग, यही सही है, और जो लोग ऐसे लिखे होंगे निरोग, उनका गलत हो जाएगा। तो ये देखिए कैसे बनता है, ये बनेगा निह धन रोग। ठीक, तो बताया गया विसर्ग के बाद रा आए तो विसर्ग लुप्त हो जाएगा, ये वाला, और यानी यदि विसर्ग के बाद रा है तो विसर्ग लुप्त हो जाएगा और इसके पहले का स्वर दीर्घ हो जाएगा। फिर देखिएगा, निरोग ऐसे लिखेंगे तो हो जाएगा निह धन रोग, तो देखिएगा निह है ना, तो बताया गया है यदि विसर्ग के बाद रा है तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, इसके पहले का ह्रस्व स्वर दीर्घ हो जाता है, तो इसके पहले का ह्रस्व स्वर यानी जो छोटी है बड़ी हो जाएगी और ये लुप्त हो जाएगा और ये रोग इधर हो जाएगा। तो निह धन रस, नीरस लिखेंगे। क्लियर बात है, चलेगा। और लिखेगा, विसर्ग का लोप होना और चा का आगमन, विसर्ग का लोप होना और चा का आगमन, जो आप अभी व्यंजन संधि में एक पढ़े विधन छेद, उससे संबंधित विसर्ग में बातें आती हैं। उसमें लिखेगा यदि विसर्ग के बाद छा आए तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, उसके पहले चा आ जाता है। जैसे विधन छेद ये भी आ जाए तो भी समझिएगा यही होगा विच्छेद। अगर आ जाए, ये द है समझिएगा, जैसे आ जाए अनुधन छेद, तो व्यंजन संधि अनुधन आ जाए, अनुधन छेद, तो ये भी हो जाएगा अनुच्छेद। बस समझ गए होंगे, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट नियम लिखिए अगला, और ये विसर्ग संधि का आखिरी नियम लिखिएगा, यदि विसर्ग के पूर्व आया आद में का या पा आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रातः धन काल, ये हो जाएगा प्रातः काल, इसमें कुछ नहीं। जैसे अंतः धनपुर, तो हो जाएगा अंतःपुर, लेकिन अपवाद भी लिख लीजिएगा इसमें, अपवाद लिखिए, नमः धनकार, ये हो जाएगा नमस्कार। देखिए पूरा धनकार, पुरस्कार। इसी के साथ सन समाप्त हुई। परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कि जितने जल्दी आपका एक कोर्स रिपीट कर दिया जाए, पूरी बातों को एक बार एनालिसिस करा दिया जाए, अच्छे से आप समझ भी सकें। अगर जिसमें डाउट हो तो पीछे वीडियो जाके हमारे कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट में चेक करके एक एकदम आसानी से संधि के जितने नियम हैं सब बताए गए, उसको देख सकते हैं। ये केवल ध्यान में रखा गया आपकी परीक्षा को। काफ़ी बच्चों की मांग थी जिसकी कि पेट को ध्यान में देते हुए सर आप संधि का एक वीडियो बनाइए जिसमें सब कुछ कवर हो सके।
तो जितना हो सका है, आप देखे होंगे कितनी स्पीड को मैंने ध्यान दिया, जितना हो सका ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में आपको बताया गया है। अगर इसमें आपका लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब बढ़ते हैं तो संधि के बाद जो भी पिट का अगली टॉपिक हिंदी के संबंधित बातें हैं उसका अगला वीडियो अपलोड किया जाएगा। तब तक मैं इसका इंतजार करूंगा। जितना हो सका है कोशिश की है कुछ छूट ना जाए, कम समय में अधिक बातें बताने के लिए आपके कमेंट्स, सब्सक्राइब, व्यूवर्स का इंतजार रहेगा सभी लोगों का, और आपके स्नेह का तो खासकर। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय।